वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा बच्चों, ऑफलाइन टीम, चलो ऑनलाइन टीम स्टार्ट करें बेटा। रवि रंजन, अवीश, लकी, शिव कुमारी, हृदय, सचिन। हाँ बच्चों, कल के लेक्चर में, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कंप्लीट कर लिया था और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के साथ ही हम लोगों का कंपनी अकाउंट वाला सेगमेंट पूरा हो गया था। यानी आज की तारीख में अपन देखें तो हम लोग अपने जो डिसाइडेड शेड्यूल है उससे एक दिन पहले हम हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, ये एक दिन अपन रिजर्व में लेके चल रहे हैं, ये रिजर्व हम लोगों को कहीं ना कहीं आगे चल के काम आएगा ही। तो जो डिसाइडेड शेड्यूल मैंने आप लोगों को दिया उसके अकॉर्डिंग हम एक दिन पहले चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। बेटा डिसाइडेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंपनी अकाउंट फिनिश करने के बाद हम लोगों को स्टार्ट करना था बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक करिए जरा शेड्यूल में, आप चेक करिए बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, मेरे हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बेटा। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सब बच्चे रेडी? लास्ट बेंच ओके बेटा, जो डिसाइडेड शेड्यूल था उससे अपन एक दिन पहले चल रहे बच्चों। हाँ, लकी, रवि रंजन, अवीश, शिव कुमारी, हृदय, सचिन। बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो बी कैटेगरी का चैप्टर है और यहां से इंस्टीट्यूट लगभग 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन देगा। अब है क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले हम इस बात पर बात कर लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट यानी प्रपत्र, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न होगा, सही बात है, डॉक्यूमेंट यानी रिटर्न मैनर में होगा, कंटेनिंग इन अनकंडीशनल ऑर्डर, यह एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, साइन बाय मेकर, जो मेकर है वो साइन करेगा, डायरेक्टिंग अ पर्सन, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को हम डायरेक्शन देंगे टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है टू सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 को देखते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से मेकर एक अनकंडीशनल ऑर्डर देता है और जिस पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन को हम ऑर्डर देंगे वो पर्टिकुलर पर्सन उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और जिसमें हम सामने वाले को एक कंडीशन डालते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमें एक सर्टेन सम ऑफ मनी आपको पे करना है। इन्हीं को अगर हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके चलें तो आप देखिए इट मस्ट बी इन राइटिंग, कई बातें बेटा लिखित होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों यहां पर, अनकंडीशनल ऑर्डर, साइन बाय ड्रॉवर, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया वो साइन करेगा, सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित अमाउंट हम लोगों को पे करना होगा। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये नहीं कर सकते कि सर मैं लगभग 10,000 दूंगा, लगभग 8,000 दूंगा, लगभग 15,000 दूंगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, 10,000 तो 10,000, 20,000 तो 20,000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज इन मॉनेटरी टर्म में लिखा जाएगा। मॉनेटरी टर्म में कैसे भाई, अब जैसे यश जैसे लोगों की बात करें, धवल जैसे लोगों की बात करें या कृष्णा जैसे लोगों की बात करें, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे लिखते हैं कि साहब मैं आपको 10,000 बोरी अफीम की देने का ऑर्डर करता हूं, ये ऐसे ऑर्डर देते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किस में लिखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। नाम कृष्णा और धवल रखने से मतलब नहीं है, समझे? हाँ अच्छा, इसके अलावा और भी अदर फॉर्मेलिटीज हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे प्रॉपरली डेटेड, कंसिडरेशन शुड बी देयर, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा है तो एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन के बदले में लिखा है, कोई विदाउट कंसिडरेशन आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं करा है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प, इस पे प्रॉपर स्टैम्प टिकट लगे होने चाहिए। जैसे एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेके चलें, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, सपोज करिए जी मिस्टर ए ने गुड्स बेचा, मिस्टर ए सेलर हैं, बी परचेजर हैं
इन्होंने गुड्स बेचा है, कितने का गुड्स बेचा? 10,000 का। अच्छा, हमने 10,000 का माल बेचा, 3 महीने के लिए बेचा। यश थोड़ा शांति यश। और ये माल हमने बेचा है 3 महीने के लिए, तो हाथों हाथ हम 3 महीने के लिए एक बिल ड्रॉ कर देंगे। ये बिल किसने ड्रॉ करा? ए ने ड्रॉ करा। इस पर एक्सेप्टेंस कौन देगा? बी। मान लो 1 जनवरी को बिल लिखा गया, तो 1 जनवरी को नाम देते हम डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब जिस डेट को बिल लिखा गया उसको नाम देते बेटा हम डेट ऑफ ड्रॉइंग। मान लीजिए 4 जनवरी के दिन बिल एक्सेप्ट हुआ, तो इस डेट को नाम देते हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सपोज करें 3 महीने के लिए बिल लिखा है, तो 3 मंथ इसका एक तरह से टर्म हुआ। अमाउंट मान लीजिए 10,000, तो ये स्पेसिफिक अमाउंट के लिए बिल लिखा गया है, बराबर। और ये बिल लिखा है ए ने, ऑर्डर दिया है बी को, तो यहां जो स्टेटमेंट होगा वो ऑर्डर वाला होगा। ऑर्डर भी कैसा होगा? अनकंडीशनल। अच्छा, ए ने बिल लिखा तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है, बी पे बिल लिखा तो बी के लिए बिल्स पेबल है, बराबर बेटा। और ए के लिए बिल्स रिसीवेबल असेट है, तो बी के लिए बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी। अच्छा, अब इस बिल को मिस्टर ए अपने पास रखेंगे तकरीबन कितने मंथ? 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ मिस्टर ए इस बिल को प्रेजेंट करते हैं बी के पास। जिस डेट को प्रेजेंट करते हैं उस डेट को हम नाम देते हैं ड्यू डेट। बच्चों, ड्यू डेट निकालते समय कुछ प्रिकॉशन अपने को रखने की जरूरत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जहां आपको बताना है कि सब इस बिल की ड्यू डेट क्या होनी चाहिए। आपके सामने डेट ऑफ ड्रॉइंग है, मतलब इस डेट को बिल लिखा गया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, इस डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ। जनवरी यानी इतनी अवधि के लिए एक्सेप्ट हुआ। नो ड्यू डेट। मान लीजिए बिल ड्रॉ किया गया 5 जनवरी को, 7 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ 3 महीने के लिए। तो ऑलवेज जो काउंटिंग करनी है डेट ऑफ ड्रॉइंग से करनी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत से बच्चे काउंटिंग कहां से करते हैं? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। लेकिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंटिंग नहीं करनी, ऑलवेज काउंटिंग कहां से करनी? डेट ऑफ ड्रॉइंग से। ये हमारे सामने डेट ऑफ ड्रॉइंग है। जनवरी से हम आगे बढ़ेंगे 3 महीने। अब बताओ बेटा, जनवरी से 3 महीने आगे बढ़ेंगे। यश, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आगे जी अप्रैल। धवल, ये डेट एज इट इज यहां लिख दो। ये इस बात को शो करेगा कि यहां समय सीमा हो गई है समाप्त। बस यहां से हम लोगों को 3 दिन ग्रेस के देने हैं, जो कि हम ग्रेस पीरियड के तौर पर ऑलवेज देते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 दिन हमें ग्रेस पीरियड के देने हैं। ये 3 दिन ऐड किए तो देखो जी ड्यू डेट क्या बनेगी? 8 अप्रैल। चलो, सिचुएशन चेंज। 10 जनवरी को बिल लिखा, 12 जनवरी को स्वीकार किया 4 महीने के लिए। अब जनवरी से हम 4 महीने आगे बढ़े, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। डेट आ गई 10th ऑफ मई। अच्छा, 3 दिन ग्रेस के देने पड़ेंगे 13th ऑफ मई, बराबर बेटा। चलो बच्चों, अब सपोज करें 13th ऑफ मई के दिन पहले से डिक्लेयर्ड हॉलिडे है, नेशनल हॉलिडे है, बैंक हॉलिडे है। अगर पहले से डिक्लेयर्ड हॉलिडे है, संडे है, नेशनल हॉलिडे है, तो ऐसे केस में इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे, क्योंकि आपको वो हॉलिडे की पहले से इंफॉर्मेशन थी। जैसे 13th ऑफ जनवरी के दिन राखी का डिक्लेयर्ड हॉलिडे है, अगर राखी का डिक्लेयर्ड हॉलिडे तो ऐसे केस में 12th ऑफ मई लेना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए 12th ऑफ मई के दिन संडे है, ऑटोमेटिकली बैंक हॉलिडे है, तो उसका भी इमीडिएटली प्रेसिडिंग डे यानी 11th ऑफ मई। क्लियर बच्चों? चलो, अगर 13th ऑफ मई के दिन, जो कि 3 दिन ग्रेस के जोड़ने के बाद जो डेट बैठी, सपोज करें इस दिन सडन हॉलिडे डिक्लेयर हुआ, क्या करेंगे धवल? नेक्स्ट वर्किंग डे। सडन हॉलिडे कैसे डिक्लेयर हो सकता है?
हो सकता है सब स्ट्राइक हो गई, हो सकता है सिविल डिस्टर्बेंस यानी दंगे हो गए, लॉकडाउन लगाना पड़ा। इन सभी परिस्थितियों में सडन अगर बैंक हॉलिडे आता है तो ऐसे केस में हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे। ऑनलाइन वाले बच्चों को, सब बच्चों को क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी रिप्लाई देना बेटा, और अब आगे की जो ड्यू डेट आएगी उसका रिप्लाई आप लोगों को देना रहेगा बच्चों। चलो 30 जनवरी को मान लीजिए बिल ड्रॉ करा, 31 जनवरी को बिल स्वीकार हुआ 2 महीने के लिए। चलो जी जनवरी से आगे बढ़ते बेटा हम, फरवरी मार्च। अच्छा जो डेट यहां दी एज इट इज लिख दो, 30 मार्च। अब बच्चों इसका मतलब क्या निकला? ऑनलाइन वाले बच्चों, रवि रंजन, अवीश, शिव कुमारी, हृदय। हाँ जी बच्चों रुको, 30 मार्च के दिन तो समय खत्म हुआ, अब यहीं से 3 दिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। तो यहां ड्यू डेट हम लोगों के सामने क्या बैठेगी? 2 अप्रैल। परफेक्ट बच्चों। चलो जी आगे बढ़ा जाए, 31 जनवरी, बिल एक्सेप्ट भी 31 जनवरी को हुआ। चलो जी अब ये बिल लिखा गया था 4 महीने के लिए। हाँ जी बच्चों, अब 31 जनवरी से 4 महीने जोड़ते हम, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अच्छा जो डेट यहां पर मेंशन है एज इट इज लिख दीजिए, 31 मई। अच्छा 31 मई को समय खत्म हो गया, अब यहां से 3 दिन ग्रेस के आगे बढ़ने, मई से 3 दिन आगे बढ़ेंगे जून, 1, 2 एंड 3, तो ड्यू डेट बैठेगी 3 जून। बराबर बढ़ाओ। चलो 31 जनवरी को बिल ड्रॉ करा, 31 जनवरी को बिल एक्सेप्ट हुआ 3 महीने के लिए। चलो जनवरी से 3 में आगे बढ़ते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अच्छा जो डेट यहां मेंशन है एज इट इज लिख दो, अब ये डेट बैठेगी बेटा 31 अप्रैल। अब ध्यान देना बेटा 31 अप्रैल, अप्रैल वाले मंथ में होता नहीं है। अब इसी केस में कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कई बहादुर बच्चों के मन में कंफ्यूजन आएगा कि साहब एक दिन बच गया तो उसको अगले महीने में कैरी ओवर कर ले, बट एक दिन आगे कैरी ओवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां पर बात करें मंथ में, और अगर मंथ में बात कर रहे हैं तो उस मंथ का जो लास्ट डे होगा, बताओ बेटा इस मंथ का लास्ट डे 30 अप्रैल, तो मान के चलेंगे 30 अप्रैल के दिन ही समय खत्म, वो 30 अप्रैल को समय समाप्त हो चुका है। अब यहां से 3 दिन ग्रेस के आपको देने हैं, तो 3 दिन जब ग्रेस के देंगे तो नेक्स्ट मंथ में देंगे, सक्सीडिंग मंथ में देंगे, और सक्सीडिंग मंथ में जब 3 दिन देंगे तो ये डेट बैठेगा 3 मई। बोलिए बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? चलो बताइएगा, मान लीजिए 28 दिसंबर 2019 के दिन बिल लिखा, 29 दिसंबर 2019 के दिन बिल एक्सेप्ट हुआ, और ये बिल लिखा गया 2 महीने के लिए। अब बताइए अट्ठाईस दिसंबर को बिल लिखा था, 29 दिसंबर को बिल एक्सेप्ट हुआ 2 महीने के लिए। तो चलो जी 28 दिसंबर से आगे बढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, ये आ गया 28 फरवरी। चलो जी अब 28 फरवरी को समय खत्म, लेकिन अब ये मत भूलो कि दिसंबर कौन से साल का था, 19 के बाद क्या आता है? वेरी गुड, याद है। तो फरवरी 2020 आता है तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी 28 थी, बल्कि फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। नहीं बेटा 28 फरवरी को समय खत्म हुआ बच्चों, तो 29, अब 3 दिन कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं नहीं, तो 29 फरवरी 1 दिन,
1 मार्च और 2 मार्च, तो जो आंसर आएगा वो 2 मार्च आएगा। हाँ, बच्चों क्लियर? यस, कोई डाउट? चलो अब ये बताओ जी, अब आप 28 दिसंबर 2021 को बिल लिखा, 29 दिसंबर को बिल एक्सेप्ट हुआ, अगेन ये बिल 2 महीने के लिए एक्सेप्ट हुआ। बच्चों 28 दिसंबर को बिल लिखा था, तो 28 दिसंबर से हम 2 महीने आगे बढ़ते हैं, जनवरी फरवरी। अच्छा, जो डेट यहां पर है एज इट इज ले लो। अच्छा, अब की बार फरवरी कौन सी ईयर का बैठेगा? 2022 का। अच्छा, 2022 लीप ईयर नहीं है बेटा, तो इसी स्थिति में आप देखो 28 फरवरी की दिन मंथ एंड हो गया, और यहां से आपको 3 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, और यहां से जब 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 आंसर आएगा 3 मार्च। चलिए, तो अब मेरे को बताइए बेटा, क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहां तक बेसिक सब बच्चों को क्लियर? चलिए बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब अकाउंटिंग एंट्री करने की बात आएगी, तो ऐसे केस में 6 अलग अलग सिचुएशन में हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। वो 6 अलग अलग सिचुएशन को हमें अलग अलग डील करना और उनकी एंट्री को अलग अलग समझना जरूरी होता है। तो समझिएगा बेटा, हम आते हैं सबसे पहले केस नंबर 1 में, अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहा हूं बच्चों। केस नंबर 1, सेल्स ऑफ गुड्स इन बिल ड्रॉन बाय सेलर। माल बेचा गया और उसके बाद बिल ड्रॉ किया गया। मिस्टर ए सेलर है, बी परचेजर है। अब ए ने बी को माल बेचा है, सब उसका बिल लिखा गया। मान लीजिए 5000 का हमने बिल लिखा, 3 महीने के लिए बिल लिखा, 1 जनवरी को बिल लिखा। अब बताओ जी, हमने सामने वाले व्यक्ति को माल बेचा है, 1 जनवरी के दिन गुड्स बेचा, 3 महीने के लिए बिल लिखा, तो इसकी ड्यू डेट बैठेगी 4 अप्रैल। अब नॉर्मल प्रोसेस हमारे सामने ये बनेगी कि सब मिस्टर ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो बी के लिए क्या है? बिल्स पेबल। ड्यू डेट पर बी के सामने जब बिल प्रेजेंट किया जाता है और बी ने अगर बिल का पेमेंट कर दिया, इसका मतलब बिल का हो गया ऑनर। और बी ने अगर पैसा नहीं दिया तो माना जाएगा बिल डिसऑनर। तो बिल के डिसऑनर हो जाने की स्थिति में ए के पास यह अधिकार होगा कि ए कोर्ट में केस लगा सके, और ए जब कोर्ट में केस लगाएगा तो ऐसी स्थिति में बात ये बनती है कि बी कोर्ट में डिनाई कर सकता है कि साहब बिल मेरे सामने ड्यू डेट पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ भी था या नहीं हुआ था। इस बात पे क्वेश्चन खड़ा कर सकता है। इससे जरूरी होता है कि जब आप ड्यू डेट पर ड्रॉवी के सामने, यानी मिस्टर ए तो ड्रॉवर है, बी ड्रॉवी या एक्सेप्टर है, ड्रॉवी के सामने जब हम बिल प्रेजेंट करें और बी अगर बिल का पेमेंट देने से मना कर दे, तो तुरंत आप देर मत करो, एक नोटिंग ऑफिसर को लेके जाओ, एक नोटिंग ऑफिसर के सामने ड्यू डेट के दिन पेमेंट मांगो, और वहां अगर बी पेमेंट देने से यानी ड्रॉवी पेमेंट देने से मना कर देता है, तो बिल के पीछे वो लिख देता है या बिल के फ्रंट पे लिख देता है कि साहब मेरे सामने ड्यू डेट के दिन पैसा मांगा गया और सामने वाले व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, नाउ इस बिल को अब डिसऑनर मान लिया जाए और आगे की लीगल प्रोसीडिंग को आगे किया जाए। ये नोटिंग कराना किसको चाहिए? ये नोटिंग कराना चाहिए बिल के ड्रॉवर को, जो भी बिल का होल्डर है। इसके बेसिस पे हम सामने वाले पे लीगल सूट फाइल कर सकते हैं, और जब लीगल सूट फाइल करेंगे तो सामने वाले से अल्टीमेटली जो अमाउंट क्लेम करेंगे, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों हम क्लेम करेंगे। अब इसी सिचुएशन में अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से होगी वो हम अकाउंटिंग एंट्री को अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, छह अलग अलग सिचुएशन की हम अकाउंटिंग एंट्री डिस्कस करें, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए यानी ड्रॉवर की बुक में हम बात करेंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। मिस्टर ए बिल के ड्रॉवर है,
बी बिल के ड्रॉ भी है। अब दोनों की बुक में किस तरह से हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मिस्टर ए ने माल बेचा, तो ए की बुक में माल बेचने की एंट्री होगी, बी डेबिट टू सेल्स। एक की बुक में माल बेचने की एंट्री, तो दूसरी की बुक में गुड्स परचेस करने की एंट्री, वो एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। ये एंट्री हम लोगों के लिए इसलिए जरूरी था कि एक दूसरे की बुक में डेटर क्रेडिटर के तौर पे इनके अकाउंट ओपन हो जाए। चल नाउ अब हमने बिल ड्रॉ करा, ए ने, तो ए के लिए बीआर एक असेट है, हम बीआर को डेबिट करेंगे। बीआर देने वाला कौन है? बी, तो बी शुड बी क्रेडिटेड। अब ये एंट्री करती, देखो बी का अकाउंट हो जाएगा क्लोज और बीआर मेरी बुक में खुल गया एज एन असेट। अब बी की बुक में बात करें तो बी के लिए बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, वो एंट्री करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ऐसे केस में ए का अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ था, ए का अकाउंट डेबिट हुआ, यहां ए का अकाउंट क्लोज और बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी के तौर पे हमारे सामने आ जाता है। नाउ ड्यू डेट तक मिस्टर ए बिल अपने पास रखेंगे। ड्यू डेट पर मिस्टर ए बिल का पेमेंट लेने जाते हैं, बिल का पेमेंट हो जाता है तो ऐसे केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये बंदे के लिए बिल्स पेबल था, ये बिल्स पेबल का पेमेंट करेगा, लाइबिलिटी कम होगी, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो जी, अगर ऑनर के बजाय डिसऑनर हो जाए तो हम ये ऑनर की एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिसऑनर की एंट्री करेंगे। अब क्या एंट्री करते वो देखो, डिसऑनर की एंट्री करते तो बीआर हमारे पास से जा रहा है, बीआर का इंपॉर्टेंस खत्म होगा, इसलिए बीआर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। आपने नोटिंग कराया तो नोटिंग पे कैश गया होगा, कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। मान लीजिए 5,000 का बीआर है, 50 रुपए नोटिंग चार्जेस है। अब ऐसे केस में 5050 हमें अमाउंट लेना है, किससे लेना है? बी से लेना है। बी से लेना तो बी का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, और कितने से डेबिट करेंगे? 5050, इट शुड बी डेबिटेड। चलो इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक में हम क्या काम करेंगे वो देखिए। बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा तो बिल्स पेबल को हम डेबिट कर देंगे, ए को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ए को हमें पैसा देना है, और बिल्स सपोज करें 5,000 का हमें नोटिंग चार्जेस सहित पे करना है, तो नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंसेस है, नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करना पड़ेगा। बताओ बेटा, क्या कुल मिला के सिचुएशन नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर? है बच्चों, क्या सिचुएशन नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से चल, अब बात करते बेटा सिचुएशन नंबर 2, अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड हम सिचुएशन सेकंड की बात करें। यहां पर बच्चों हम बात करेंगे इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। चलिए बच्चों, क्या बिल का इंडोर्समेंट जानते बच्चों आप लोग? देखिए जी, अब आपके सामने सिचुएशन क्या बन सकती है वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। समझो बेटा, यह हमारे सामने सिचुएशन है, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा है मिस्टर बी को। मिस्टर ए के लिए बन जाता है, मिस्टर ए गुड्स बेच रहे बी को, और हमने मान लीजिए 3 महीने की उधारी पे माल बेचा, तो तुरंत हम बिल ड्रॉ करते हैं, और बिल ड्रॉ करेंगे तो ए ड्रॉवर की पोजीशन में होगा, बी ड्रॉवी की पोजीशन में होगा। ए के लिए बिल्स रिसीवेबल तो बी के लिए बिल्स पेबल। बी ने इस बिल पर एक्सेप्टेंस दिया, 1 जनवरी के दिन बिल ड्रॉ हुआ था, 5,000 रुपए का बिल था, 3 मंथ के लिए बिल ड्रॉ हुआ था। तो बताओ जी, ए के लिए क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। ए इस बिल को 3 महीने तक अपने पास रखेगा, लेकिन मान लो 3 महीने पहले ही हमें किसी को पैसा देना है, सपोज करें भी 1 मंथ ही हुआ है, इस बिल के 2 मंथ बाकी है, और उसके पहले कोई मिस्टर सी नाम के पर्सन है, छोटू सिंह नाम के पर्सन, ये हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, हमें इनको किसी दूसरे ट्रांजेक्शन का अमाउंट देना है। तो हम क्या काम कर सकते हैं? ये जो हमारे पास बिल है, ये बिल सामने वाले व्यक्ति को इंडोर्स कर सकते हैं। सी इस बात को चेक करेगा कि सब ये बिल किसने ड्रॉ किया था। बिल ड्रॉ किया था ए ने, इसका एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर बी है। अगर बी अगर उसका एक्सेप्टर है और सी को ये लगता है कि बी एक प्रॉपर पर्सन है, बी से हम प्रॉपरली समय पर हम लोगों को पैसा मिल जाएगा, तो ऐसे केस में ए इस बिल को ट्रांसफर कर देगा सी को, और ट्रांसफर करते समय बिल के पीछे लिख दिया जाएगा कि सब अब इस बिल का पेमेंट सी या सी के द्वारा ऑर्डर्ड किसी अदर पर्सन को किया जाए, और ऐसा करके सिग्नेचर करेगा ए।
अब इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब इस इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल की प्रोसेस के अंदर ए को तो हम बोलेंगे इंडोर्सर, सी को बोलेंगे इंडोर्सी। ना वो बिल किसके पास पहुंच गया? सी के पास। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ सी इस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखना है। ड्यू डेट के दिन सी बिल प्रेजेंट करेगा बी के सामने। अगर बी इस बिल का ऑनर कर देता है तो इसी केस में कोई दिक्कत की बात नहीं, और बी अगर इस बिल का ऑनर नहीं करता है, डिसऑनर करता है, तो ये हम नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, और इसी केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? सी। हाल फिलहाल में नोटिंग चार्जेस सी पे करेगा। और सी क्लेम किससे करेगा बच्चों? ये बताओ जी आप बच्चों, सी क्लेम किससे करेगा? सी क्लेम करेगा ए से। कितना अमाउंट? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। अच्छा, ए किससे क्लेम करेगा? बी से। यानी अल्टीमेटली बियर अप किसको करना पड़ेगा? बी को। अब देखो जी, तीनों पार्टी की बुक में हम अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से करेंगे, इस बात को हम ध्यान से देखते हैं। चलिए, ए ड्रॉवर, बी ड्रॉवी और सी इंडोर्सी। अच्छा, मिस्टर ए ड्रॉवर के साथ साथ इंडोर्सर भी है, जिन्होंने बिल को इंडोर्स किया। चलिए, सबसे पहली बात, ए और बी की बुक में, ए ने माल बेचा तो ए की बुक में माल बेचने की और बी की बुक में माल परचेस करने की एंट्री। तभी तो एक दूसरे की बुक में डेटर क्रेडिटर के तौर पे खड़े होंगे। चलो, ए ने बिल ड्रॉ करा तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री बीआर इसके पास आएगा, इसलिए बीआर डेबिट टू बी। बी ने बिल एक्सेप्ट करा तो एंट्री बन जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल। चलो जी, अब ए के पास ये जो बिल है, ए ने बिल सी को इंडोर्स करा तो इसके पास से बीआर जाएगा, बीआर को क्रेडिट कर रही है, पाने वाला कौन होगा? सी। तो सी शुड बी डेबिटेड। पक्का? चलो जी, बिल किसके पास पहुंचेगा? यस कृष्णा, सी के पास। सी अपने यहां पर क्या एंट्री करेगा बच्चों? बीआर टू ए। अच्छा, अब ये बताओ जी, क्या डॉबी की पोजीशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो ड्यू डेट पर पैसा देना है। चलो, अब बीआर किसके पास पहुंच गया है? सी के पास। सी इस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखेगा, और ड्यू डेट के दिन सी ने पेमेंट के लिए डिमांड करना है। किससे डिमांड करना है? बी से। और मान लो बी ने बिल का ऑनर कर दिया तो ऐसे केस में इसके पास पहले एंट्री करनी पड़ेगी। कैश या बैंक आएगा तो कैश या बैंक को डेबिट कर दो और बीआर को हम क्रेडिट कर दो। अच्छा, बी की बुक में अगर हम बात करें तो इसने बिल्स पेबल का पेमेंट करा तो एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या ए की बुक में किसी प्रकार की एंट्री करने की जरूरत है? नो, ए की बुक में किसी प्रकार की कोई अकाउंटिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी लेन देन होगा वो लेन देन किसके बीच में होगा? बी और सी के बीच। क्लियर बेटा? चल ठीक, इसके बाद अगर मान लीजिए बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या पोजीशन आएगी? अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, नहीं बेटा, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो पहली एंट्री किसकी बुक में करेंगे? ए की बुक में। ए के पास से बीआर जाएगा, बीआर को क्रेडिट कर दो। नोटिंग चार्जेस के लिए कैश आएगा, कैश को भी क्रेडिट कर दो। पैसा लेना किससे? हमें ए से, तो ए शुड बी डेबिटेड। कितना? बीआर का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस कैश किसने पे किए? मिस्टर सी ने। चलो, जब मिस्टर सी पेमेंट डिमांड किससे करेगा? ए से। अब आप देखो ए की क्या पोजीशन, ए को पैसा लेना है बी से और देना है सी को। बी से लेना तो बी को डेबिट, सी को देना तो सी क्रेडिट। कितने से? 5050। बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस। ड्रॉबी की बुक में क्या एंट्री होगी? ड्रॉबी की बुक में देखो रूटीन तरीके की एंट्री होगी। ड्रॉबी की बुक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्या रूटीन एंट्री होगी? ड्रॉबी की बुक में एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट को तो डेबिट कर देगा, क्योंकि अब ये कैंसिल हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट कर देगा और क्रेडिट कर देंगे हम टू ए, क्योंकि हमें एक्सेप्ट ड्रॉवर को पैसा देना है। बोल बड़ा, क्या इंडोर्समेंट की प्रोसेस सब बच्चों को क्लियर? परफेक्ट है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बिल डिस्काउंटिंग। अब बिल डिस्काउंटिंग क्या पोजीशन है वो समझना। मिस्टर ए ड्रॉवर है,
बी ड्रॉवी है। ए ने मान लीजिए गुड्स बेचा 5,000 का, 3 महीने के लिए बेचा और बिल ड्रॉ करा, तो ये ड्रॉवर और ये ड्रॉवी। अभी जो बिल ड्रॉ करा है इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, लेकिन इस बिल के पेमेंट के लिए हमें कितने महीने वेट करना पड़ेगा? 3 महीने। सपोज कर लीजिए भी 1 मंथ हो चुका है, 2 मंथ अभी रिमेनिंग है, और ए यानी ड्रॉवर को लगता है कि सब उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में ए क्या काम कर सकता है? जिस बैंक में उसका अकाउंट है, जिस बैंक में उसके रेगुलर ट्रांजेक्शन चलते हैं, उस बैंकर के पास हम जाएंगे, उस बैंकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब ये बिल का हमें 3 महीने बाद पेमेंट आना है, उसमें से 1 महीने हो चुके, 2 महीने बचे हैं और हमें इसका अभी पेमेंट चाहिए। अगर बैंक आप पे भरोसा करता है तो बैंक ऐसे केस में आपके 5,000 के बिल को डिस्काउंटिंग कर देगा, पूरे 5,000 तो नहीं देगा, कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट के 4950 आपको दे देगा। 50 रुपए का जो डिस्काउंट काटे बैंक के लिए एक तरह से देखा जाए तो इनकम। बैंक चूंकि आपको जल्दी पैसा दे रहा है तो कहीं ना कहीं 2 महीने पहले पैसा दे रहा है, तो 2 महीने के ब्याज के बराबर का अमाउंट को डिस्काउंट के तौर पर डिडक्ट करेगा। ये बैंक के लिए इनकम और ड्रॉवर के लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसको 2 महीने पहले पैसा मिल रहा है। चलो जी, अब बिल किसके पास पहुंच जाना है? बैंक के पास। बैंक इस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखना है। नाउ बैंक ड्यू डेट पर पेमेंट डिमांड करेगा बी से। अगर बी ऑनर कर देता है कोई दिक्कत की बात नहीं, बी अगर डिसऑनर करता है तो ऐसे केस में बैंक नोटिंग करा सकता है, और हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट करके रखा था कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोटिंग करा के रखो। बैंक ने मान लो नोटिंग चार्जेस पे करके रखे 50 रुपए। नाउ बैंक का पैसा डिमांड करेगा मिस्टर ए से। बताओ जी कितना अमाउंट डिमांड करेगा? 5,000 प्लस नोटिंग चार्जेस। अच्छा, ए अमाउंट डिमांड करेगा बी से। बोलो जी कितने डिमांड करेगा? 5,000 प्लस नोटिंग चार्जेस। अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस किसको बियर अप करने? बी को। चलिए जी, अकाउंटिंग एंट्री करेंगे हम, और अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से करेंगे वो जरा ध्यान देना। ए ने माल बेचा तो ए की बुक में माल बेचने की एंट्री, बी ने खरीदा तो बी की बुक में परचेज की एंट्री, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है तो बी के लिए बिल्स पेबल है, रूटीन एंट्री। अब इसके बाद क्योंकि ए के लिए बिल्स रिसीवेबल था, अब ए इस बीआर को डिस्काउंटिंग कराएगा। 1 मंथ हो चुका है, 2 मंथ पहले मिस्टर ए को पैसे की रिक्वायरमेंट है, और मिस्टर ए को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल डिस्काउंटिंग कराएगा। डिस्काउंटिंग कैसे कराएगा? देखो जी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बीआर जाएगा, बीआर शुड बी क्रेडिटेड, डिस्काउंट इसके लिए एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। चलो अब हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक के पास क्या पोजीशन बनेगी वो देखो। बैंक के पास बीआर आएगा तो बैंक बीआर को डेबिट कर देगा। 5,000 का बीआर आ रहा है, लेकिन एक ही अकाउंट में हम 4950 डाल रहे हैं, और 50 रुपए का जो डिस्काउंट है वो इसके लिए इनकम है। किसके लिए इनकम है? बैंक के लिए। 5,000 का बीआर आएगा, लेकिन अमाउंट कम क्रेडिट करेंगे। चलो जी, अब बिल पहुंच गया ड्यू डेट के दिन। बोलो जी, ड्यू डेट के दिन पेमेंट डिमांड कौन करेगा? बैंक। किससे डिमांड करेगा? बी से। और मान लीजिए ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। बी की बात करें तो बी एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर ए की बुक में किसी प्रकार की कोई एंट्री करने की जरूरत। हाँ जी बच्चों, डिसऑनर के केस में एंट्री बता सकते हैं क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों, लास्ट बेंच। डिसऑनर की एंट्री, डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर। ये बोल सबसे पहले एंट्री किसकी बुक में करेंगे? बैंक की बुक में। वेरी गुड बेटा, बैंक की बुक में एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बीआर का अब इंपॉर्टेंस खत्म, तो बीआर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। नोटिंग चार्जेस के 50 रुपए गए, कैश क्रेडिटेड। डेबिट कर देंगे हम ए को, और ए को क्यों डेबिट कर देंगे? क्योंकि ए से हमें पैसा लेना है। पक्का? क्लियर? चलो अब हम आते हैं इन द बुक्स ऑफ ए। ए की पोजीशन देखो, बी से शाबाश
वेरी गुड, तो एंट्री क्या बननी चाहिए भाई? बी टू बैंक। वेरी गुड, कितना? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। चलो जी, ड्रॉवर अल्टीमेटली डिमांड किससे करेगा? एक्सेप्टर से। ओके, क्या एंट्री बननी चाहिए बच्चों? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स पेबल को डेबिट करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करना पड़ेगा टू ए, क्योंकि ए को हमें पैसा देना है। बोलिए बच्चों, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? सिचुएशन नंबर 4, 2 मिनट पढ़िए बेटा, सिचुएशन नंबर 4, जिस पर अब हम करते हैं नहीं विचार। चलिए बच्चों, now ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। मिस्टर ए सेलर है, बी परचेसर है। ए ने 5,000 रुपए का माल बेचा, 1 जनवरी के दिन बेचा, 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ करा, ए के लिए बन जाता बिल्स रिसीवेबल, तो बी के लिए क्या बन जाता भाई? बिल्स पेबल। अब पोजीशन ये आती है कि मिस्टर बी को ये पहले से पता है कि उसे बिल का पेमेंट देना है, लेकिन कभी कभी क्या पोजीशन आती है, जो ड्रॉवी है ये बहुत अटेंटिव होते हैं, मान लो इनके पास समय से पहले ही पैसा आ गया, हो सकता है अभी 2 महीने हुए हैं, 1 मंथ अभी बाकी है, तो अब भी आके एक को अप्रोच करता है कि भाई मेरे पास 1 महीने पहले पैसा आ गया, मैं आपको पेमेंट देना चाहता हूं, बताओ कितना अमाउंट दूं? ए ने बोला जी 5,000, बी बोलेगा ठीक है साहब, मैं 1 महीने बाद दूंगा। क्यों? अगर मैं आपको 1 महीने पहले पैसा दे रहा हूं तो 1 महीने के बराबर का मेरे को कहने के बेनिफिट मिलना चाहिए। आपको पैसा देने के बाद अगर मैं बैंक में रख दूंगा तो बोलो जी बैंक का ब्याज ही मिलेगा। और चूंकि ए समझदार है, हर व्यापारी समझदार होता है, जल्दी पैसा आ रहा है, तो बंदा इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है साहब, ये 5,000 का बिल है, 1 महीने के बराबर का हम आपको रिबेट, डिस्काउंट, अलोवेंस, छूट ये दे देते हैं। मान लो 20 रुपए की रिबेट दे रहे, तो बताओ 4980 ये हमारे पास कैश आएगा, और जो रिबेट है, डिस्काउंट है, अलोवेंस है, ये ड्रॉवर के लिए हो गया एक्सपेंसेस, ड्रॉवी के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। क्यों इनकम? क्योंकि उसको 5,000 के बजाय अमाउंट कम देना पड़ा। अब बताओ जी, इस पोजीशन में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे? पहली एंट्री इसकी बुक में माल बेचने की, दूसरे की बुक में माल परचेस की, रूटीन एंट्री। दूसरी इसकी बुक में बिल्स रिसीवेबल, तो इसकी बुक में बिल्स पेबल, ये भी रूटीन एंट्री। बराबर बेटा? नो, तीसरी एंट्री की बात करने जा रहे हैं। जब तीसरी एंट्री करेंगे तो देखो, जो बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल इसके पास से जाएगा, तो बीआर अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, कैश आएगा, कैश को डेबिट कर दिया, और कैश कम आएगा, जितना कम आएगा उसको हम रिबेट बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं, अलोवेंस बोल सकते हैं, रिलीफ बोल सकते हैं, बट नॉर्मली रिबेट शब्द यूज करते हैं। बराबर बच्चों? रिबेट शुड बी डेबिटेड। चलिए अब ये बताइए, इन द बुक्स ऑफ बी क्या एंट्री होनी चाहिए बच्चों? बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा है, लायबिलिटी खत्म, इससे बिल्स पेबल डेबिटेड टू बैंक टू रिबेट। बोलो, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से चलिए बच्चों,
केस नंबर 5, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहां अकाउंटिंग एंट्री बहुत यूनिक है बच्चों, और ये एंट्री आप लोगों को समझाना है बराबर बच्चों। क्या सिचुएशन वो देखो, ये मिस्टर ए, अगर वो माल बेचा है, बिल लिखा है, ए ड्रॉवर है, बी ड्रॉवी है, इसके लिए बी आर ए, बिल्स पेबल है, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक। तो मिस्टर ए के सामने दिक्कत ये आती है कि जैसे 3 महीने का बी आर है, इसे बहुत सारे और भी बी आर है, और इसे इतने सारे जो तमाम बी आर है, वो सभी बी आर की ड्यू डेट हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है, और ड्यू डेट पर सामने वाले से पेमेंट डिमांड करना पड़ता है। ऐसे में जरा सी भी अगर ड्यू डेट हमारे दिमाग से स्लिप हो जाए, तो ऐसे केस में हम सामने वाले से पेमेंट, सामने वाले व्यक्ति को बहाना मिल जाता है, मतलब ड्रॉवी को बहाना मिल जाता है कि सब ड्यू डेट के दिन आपने पेमेंट डिमांड नहीं करा, मैं तो फंड्स लेके बैठा हुआ था। तो ज्यादा बेटर होता है कि हम एक काम करें, बैंक को हम ऑथराइज करें, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है वो एक तरह से कलेक्शन एजेंट के तौर पे काम करें। हम ड्यू डेट के पहले, एक रीजनेबल टाइम लिमिट के पहले अपने बैंकर के पास बिल भेज दें, और की बार डिस्काउंटिंग नहीं करा रहे हम, ये बिल बैंक के पास भेजे फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, और बैंक यहां पर एक तरह से कलेक्शन एजेंट के तौर पे काम करेगा। उसके बदले में बैंक नो डाउट कुछ चार्जेस हमसे चार्ज कर लेगा। ठीक है भाई, हम अपने पर्सन को भी भेजते तो कुछ कलेक्शन चार्जेस लगते हैं, यहां पर हमने बैंक को ही एक एजेंट के तौर पे ऑथराइज करा, जो कि कलेक्टिंग एजेंट के तौर पे यहां पर काम कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, यहां पर थोड़ी सी यूनिक एंट्रीज है, इनको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ ए, सॉरी बेटा, इन द बुक्स ऑफ ए ने सबसे पहले माल बेचा तो बी ने परचेस करा, तो एक ही बुक में माल बेचने की, दूसरी बुक में माल परचेस करने की एंट्री। चलिए, फिर उसके बाद ए ने बिल ड्रॉ करा, तो ए की बुक में बिल्स रिसीवेबल की एंट्री, तो बी की बुक में बिल्स पेबल की एंट्री। देन इसके बाद मान लीजिए 1 जनवरी को बिल लिखा था, 3 महीने बाद यानी 1 अप्रैल, और ड्यू डेट के कुछ एक रीजनेबल टाइम लिमिट पहले हम ये बिल यानी ए ये बिल अपने बैंक को भेजता है कलेक्शन के लिए, और जब बिल कलेक्शन के लिए भेजेगा तो बीआर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको करें, तो ये बुकिश अकाउंट हम खोल देते हैं, जिसका नाम देते बेटा बिल फॉर कलेक्शन। बिल पहुंच गया बैंक के पास, बैंक बीआर अकाउंट को डेबिट कर देता है। क्रेडिट किसको करे, तो बैंक भी अपने यहां पर एक बुकिश अकाउंट खोल लेता है, बिल रिसीव्ड फॉर कलेक्शन। नाउ ड्रॉबी की पोजीशन, भाई ड्रॉबी की पोजीशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका तो ड्यू डेट का इंतजार है, ड्यू डेट पे देखेगा वो, ऑनर डिसऑनर जो भी। मतलब बिल कलेक्ट हो जाता है ड्यू डेट पर। अब इसी पोजीशन के अंदर आप क्या एंट्री करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। अगर बिल ड्यू डेट पर कलेक्ट हो जाता है, बिल ड्यू डेट पर कलेक्ट हो जाता है, तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, बीआर जाएगा, बीआर को क्रेडिट करेंगे। किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक के पास कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेगा, बीआर जाएगा, बीआर को क्रेडिट करेगा। अब देखो बिल कलेक्ट हो गया, अब बैंक क्या काम करेगा, बैंक अब ये अमाउंट जमा करना है इन द बुक्स ऑफ ए, और बैंक ने देखो अपने यहां पर एक बोगस बुकिश अकाउंट खोल के रखा था, बिल फॉर कलेक्शन। वो बिल फॉर कलेक्शन यहां पर हुआ था बच्चों क्रेडिट, तो बिल फॉर कलेक्शन हो जाएगा डेबिट। ए को कर देंगे हम क्रेडिट, और बैंक चार्जेस को भी कर देंगे हम क्रेडिट। क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक के लिए इनकम है। 5,000 का बिल था लेकिन 4950 कलेक्ट हुए, और 50 रुपए का बैंक चार्जेस इसके लिए इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट करा। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए, बताओ जी ए की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए। ए क्या काम करेगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा, बैंक चार्जेस को भी डेबिट कर देगा, और बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देगा।
देखो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट अपने ऊपर ओपन करा था, यहां क्लोज हो गया, यहां पर बैंक का बैलेंस बढ़ गया और बैंक चार्जेस इसके लिए एज एन एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। अच्छा बी की बुक में बात करें तो बी क्या एंट्री करेगा, बी करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। पक्का, ईमानदारी से। चलो जी, अब मैं बात करने जा रहा हूं अगर ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगी। ये तो बच्चों ऑनर की एंट्री कर रहे थे, बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, डिसऑनर हुआ, अब ये ऑनर वाली एंट्री नहीं होगी बच्चों, इसके बजाय डिसऑनर की एंट्री। क्या एंट्री करेंगे वो देखो, सबसे पहले बैंक की बुक में बात करते हैं, बीआर खत्म होगा तो बीआर अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एंट्री बन जाएगी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, बराबर बेटा। चलो अब ऐसा करने से बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज हो गया, बीआर भी क्लोज हो गया। ओके बच्चों, चलो अब अगला इफेक्ट क्या आएगा वो देखो, हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बैंक को पैसा लेना है ए से, तो ए को डेबिट करेगा बैंक। बैंक को बताओ कौन कौन से पैसे लेने, एक तो नोटिंग चार्जेस जो कि बैंक ने कैश दिए होंगे, और दूसरा बैंक चार्जेस। अब आप बोलेंगे सब बिल कलेक्ट नहीं होगा, बैंक के चार्जेस, यहां तो बैंक के चार्जेस और लगने चाहिए। क्यों लगने चाहिए भाई, इसलिए लगने चाहिए क्योंकि बैंक को तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बिल कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक को और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े, इसलिए बैंक तो और बैंक चार्जेस लेगा। क्लियर, चलो अब बहुत अच्छे से आप ये बताओ मेरे को, इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होनी चाहिए। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट अपन ने ओपन करके रखा था, वेरी गुड, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेबिट कर रखा था बेटा ऊपर हमने, यहां देखो क्रेडिट करा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज। चलो जी, बैंक को हमें पैसा देना है, बता सकते बेटा बैंक को कितना पैसा देना है, 70, तो 70 रुपीज से देखो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा 70 किस बात के देने ये बताओ, नोटिंग चार्जेस, और नोटिंग चार्जेस किसने पे किए थे, बैंक ने, और 20 रुपी बैंक के कलेक्शन चार्जेस, तो अमाउंट हमें बैंक को देना, तो बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। और पैसा लेना किससे है, अब ये बड़ा डिस्प्यूटेड है, यहां बड़ा एक तरह से डिस्प्यूट होता है कि बी से कितना पैसा लिया जाए। चलो मेरे को बताइए बेटा, यहां लिखी हुई एंट्री गलत हो सकती है, बिल के 5,000 लेंगे, वेरी गुड, नोटिंग चार्जेस के 50 रुपए लेंगे, वेरी गुड। अब मुद्दा होता है जो 20 रुपए के बैंक चार्जेस ये लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलो बच्चों, ये भी लेंगे, इसलिए लेंगे बेटा क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ, और बिल डिसऑनर सामने वाले की लापरवाही से हुआ, उसके कारण हमें जितने भी एक्सपेंसेस लगे हम सामने वाले से रिकवर करने का अधिकार रखते हैं। अगर मान लो ऐसी पोजीशन आती कि बिल ऑनर हो जाता, तब हम उससे कलेक्शन चार्जेस नहीं लेते, लेकिन बिल क्या हुआ भाई, अब ऐसे में डिसऑनर आपकी गलती से हुआ ना, तो हमारे जो कुछ भी खर्चे लगे हम आपसे ले सकते हैं, तो लीगली हम सामने वाले से पूरा अमाउंट डिमांड करेंगे 5070। पक्का बच्चों, चलो इन द बुक्स ऑफ
बी क्या एंट्री होगी वो देखो। वेरी गुड, बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे हम। बिल्स पेबल को डेबिट करने का लॉजिक बताओ बच्चों। खत्म करना है। दूसरा नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है, बिलिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है, टू ए। ये पैसा देना किसको है? ए। बोलो बड़ा, क्या ये कॉम्बिनेशन सबसे यूनिक एंड टेक्निकल कॉम्बिनेशन था? क्या ये कॉम्बिनेशन सब बच्चों को क्लियर है? लास्ट बेंच बच्चों, इधर बेटा, इधर बच्चों क्लियर? ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों परफेक्ट बेटा। चलिए जी, अब हम बात करने जा रहे हैं केस नंबर 6। सिचुएशन नंबर 6 क्या बनती है वो देखिए। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल, यानी विपत्र का नवीनीकरण। क्या सिचुएशन? मिस्टर ए वही सेलर है, बिल ड्रॉ करा, ड्रॉवर भी है, बी एक्सेप्टर है, ड्रॉ भी है, ये तमाम सिचुएशन। अब एक के हाथ में बी आ रहे, एक के पास बिल्स रिसीवेबल है। नो, अब हमारे सामने सिचुएशन क्या बनती है वो देखो भाई, समझो बेटा। एक के लिए क्या है बेटा? ये बिल्स रिसीवेबल। चलो जी, बी को पहले से पता है कि उसको ड्यू डेट को पैसा देना है। ड्यू डेट का ये बंदा इंतजार भी कर रहा है। ड्यू डेट है मान लीजिए 4 अप्रैल। लेकिन कभी कभी यार ऐसा होता है ना कि इस बंदे को टेंशन तो है लेकिन पैसा नहीं है, कैश नहीं है, कैश नहीं। कहीं से कैश आने की उम्मीद थी लेकिन वो भी किसी कारण से लग रहा है कि नहीं आ पाएगा। तो ये बंदा खुद चाहेगा कि सब सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आए। बराबर, हाँ बराबर आ रहा है। कभी कभी एक आधी हाथ उधर रह जाता बेटा। और ये आके रिक्वेस्ट करेगा कि समय ड्यू डेट को बिल पेमेंट नहीं दे पा रहा हूं, तो आप एक काम करो जी, बिल को कैंसिल कर दो। इस बिल को कैंसिल करो, मेरे को 2 महीने का और टाइम दे दो। 2 महीने के लिए हम नया बिल ड्रॉ कर लेते हैं। बराबर बेटा। अब यहां पर भी 2 महीने क्यों रुकेगा भाई? और अगर वो 2 महीने रुकेगा तो 2 महीने के बराबर का उसको ब्याज चाहिए। सॉरी, एक क्यों रुकेगा? हम एक ही बात कर, हम ब्याज की डिमांड करेंगे किससे? क्या बात है? बी एग्री होगा और कोशिश करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट हाथों हाथ रखवा ले और एक नया बिल ड्रॉ कर दिया फर्दर पीरियड के लिए। कभी कभी बच्चों हम ये भी कोशिश करते हैं कि भैया तेरे पास पूरा ही अमाउंट ही नहीं है क्या, कुछ तो पार्ट अमाउंट होगा। जैसे 5,000 का बिल है तो एक काम कर, 3,000 तो कैश दे, 2,000 का नया बिल ड्रॉ करेंगे। बराबर बच्चों। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, इन अकाउंटिंग एंट्री पर हम बात करने जा रहे हैं। यह हमारे सामने देखो 2 पार्टी है, ए और बी, ए ड्रॉवर बी ड्रॉवी। ए ने माल बेचा और बी ने माल खरीदा, तो एक की बुक में माल बेचने की तो दूसरी की बुक में माल खरीदने की एंट्री। ए के लिए बिल्स रिसीवेबल तो एक के लिए बिल्स पेबल। चलो जी, अब एंट्री क्या बनेगी बच्चों वो देखना। ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम करेंगे, सॉरी हम रिन्यूअल की एंट्री पे जा रहे हैं। और रिन्यूअल की एंट्री पे जब जा रहे हैं तो पहले पुराने बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। अब होता है पुराना बिल जो आपने ड्रॉ करा था तो आपने एंट्री की थी बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, चलिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा, बी डेबिट टू बीआर। सिमिलरली यहां पर भी बिल्स पेबल की जो एंट्री थी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए। चलो, अब नया बिल ड्रॉ करने की पोजीशन, जब नया बिल ड्रॉ करेंगे तो आप देखो जी हमारे पास कैश आएगा, 3,000 रुपए कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। नया बिल आ रहा है, रिमेनिंग अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो 2,000 प्लस इंटरेस्ट।
क्रेडिट कर देंगे टू बी, और ये इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है तो इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड। यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलो जी, अब हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ बी क्या पोजीशन होगी। बी की पोजीशन में देखोगे तो आप देखो इसके पास से कैश जा रहा 3000, नया बिल भी एक्सेप्ट कर रहा 2050, एक तो डेबिट कर दिया मैंने 5000 से, क्योंकि हमें देना उसको कितने थे 5000, देखो 5 से क्रेडिट करा था 5 से डेबिट करा, तो एक को डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट भी हम लोगों के लिए एक्सपेंसेस हो तो इंटरेस्ट अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट। बताओ बेटा, क्या 6 कॉम्बिनेशन सब बच्चों को क्लियर? लकी 6 कॉम्बिनेशन बेटा, रवि रंजन, अवीश, शिव कुमारी, हृदय। चलो बच्चों, क्या 6 कॉम्बिनेशन सब बच्चों को क्लियर? देखो एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन देगा तो ये 6 कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्वेश्चन कैसा घुमा के देगा बच्चों, जैसे कि आप ये क्वेश्चन निकालिए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्वेश्चन निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 निकालो बेटा, पढ़ो एक बार। आगे बढ़े, चलो। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ के कत्रक। देखो बेटा, के कत्रक की बुक में हमें एंट्री करने के लिए कहा गया, के कत्रक से एक्सेप्टेंस टू बासु, के कत्रक की एक्सेप्टेंस है। के कत्रक की एक्सेप्टेंस है, मतलब के कत्रक के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल टू बासु, तो बासु के लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। तो एक के लिए बिल्स पेबल तो दूसरे के लिए बिल्स पेबल डिस्चार्ज, यानी इसका पेमेंट करें हम कैसे, कैश 1000, और एक नया बिल हम ड्रॉ कर रहे हैं 50 रुपी इंटरेस्ट सहित। तो बताओ, पुराना जो बिल था वो था बेटा 2500 रुपए का, अब पुरानी बिल के बदले में हम 1000 रुपए कैश और बाकी का नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो तय बात है ये रिन्यूअल की प्रोसेस है। रिन्यूअल की प्रोसेस के अंदर आपको सबसे पहले पुराना जो बिल लिखा उसको कैंसिल करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जब यहाँ एंट्री करने जाएंगे तो हम एंट्री करेंगे द बुक्स ऑफ के कत्रक, और के कत्रक की बुक में जब एंट्री करने जाएंगे ना तो देखो क्या एंट्री बनेगी वो जरा देखो ध्यान से। हम एंट्री करेंगे द बुक्स ऑफ के कत्रक, पहले तो 2500 रुपए के पुराने बिल को कैंसिल करो, और पुराने बिल को कैंसिल करेंगे तो के कतर के लिए बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। बासु को पैसा देना है तो बासु अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि पुराने बिल को कैंसिल कर रहे हैं बेटा। नो, अब बासु को पेमेंट करेंगे तो बासु अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने, कैश हमारे पास से जा रहा तो कैश को क्रेडिट कर दिया। नया बिल जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो 1500 प्लस 50 रुपी इंटरेस्ट, यानी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट हम क्रेडिट कर रहे हैं, और डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट को। इंटरेस्ट हम लोगों के लिए खर्चा है। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड पे जाते हैं। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस 4000 इंडोर्स बाय कतरक टू एम मेहता। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखना बेटा।
जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस, एक मिनट, आप किसकी बुक में अकाउंटिंग एंट्री करें पहले ये बताएं बच्चों। तो अपने तो पूरा अप्रोच के कतर के अकॉर्डिंग रखना है। बताओ जी, जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस मतलब जी गुप्ता के लिए क्या है, के कतर के लिए क्या है, विच वॉज इंडोज बाय के कतरक टू एम मेहता। के कतरक ने ये किसको इंडोज कर दिया था, एम मेहता को। बराबर बेटा। तो चलो जी, अब ये बिल किसके पास गया। अच्छा, एम मेहता क्या हमें इंडिकेट करते हैं, इट इज डिसऑनर, यानी कि एम मेहता पैसा लेने गए होंगे जी गुप्ता के पास, जी गुप्ता ने पैसा दिया क्या, नहीं दिया, मतलब बिल क्या हुआ, ऑनर या डिसऑनर। चलो जी, एम मेहता पैसा डिमांड करेंगे किससे, के कतरक से। कितने का बिल, 4,000 का। और नोटिंग चार्जेस कितने, बोलो जी, पैसा डिमांड करेगा एम मेहता कतरक से कितना, और कतरक किससे डिमांड करेगा, जी गुप्ता से। बस पहले तो सिर्फ डिसऑनर की एंट्री मेरे को बता दो बेटा। हम कतरक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, पैसा लेना किससे पहले तो ये बताइए बेटा, जी गुप्ता से लेना, तो जी गुप्ता को डेबिट कर दो, देना किसको बच्चों, एम मेहता शुड बी क्रेडिटेड। कितना लेना देना है, 4,000 का बिल, 20 रुपए नोटिंग चार्जेस। तो ऐसे केस में एंट्री कर देंगे 4020 से। तो आपका पहली एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, जी गुप्ता डेबिट टू एम मेहता, गुप्ता से लेना मेहता को देना। चलो अब इसके बाद बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, कतरक को पैसा देना है, किसको देना है, तो बिल तो एम मेहता के पास पढ़ाना, एम मेहता को पैसा देके हम बिल तो उससे छुड़वाएंगे ताकि आगे चल के लीगल केस फाइल कर सके। बोलो तो नेक्स्ट एंट्री क्या बननी चाहिए बच्चों, नहीं, एम मेहता को डेबिट कर देंगे हम टू बैंक। क्या तक सब बच्चों को क्लियर, ईमानदारी से, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट हो तो बताने का। डबल यस से पूछ रहे हो, उसको कुछ आता है, इधर समझो। चलो, डी दलाल रिटायर 2000, डी दलाल रिटायर कर रहा है, 2000 का बिल। लेकिन आप ये मत भूलो आप कौन, यश आप कौन, के कतरक, और बिल रिटायर कौन कर रहा है, डी दलाल। तो इससे कुछ अंदाजा होना चाहिए कि एंट्री बाद में बेटा देखो ये गलत बात है, पहले समझ में आना चाहिए। बताओ, इससे ये समझ में आना चाहिए कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल, कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल है, दलाल के लिए बिल्स पेबल है। और आगे क्वेश्चन में क्लियर कर भी दिया, देखो कितना हिंदी में लिखा है बेटा, देखो, ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक, कतरक ने ड्रॉ करा, कतरक ने लिखा, यश लिखना आता है, या कतरक ने लिखा तो कतरक के लिए क्या है ये, बिल्स रिसीवेबल। किस पे लिखा, दलाल के लिए क्या, वेरी गुड। और इसको हमने रिटायर करा 10 रुपए डिस्काउंट पर। चलो अकाउंटिंग एंट्री चाहिए। बीआर जाएगा तो बीआर को क्रेडिट करेंगे बच्चों, कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे, रिबेट हम लोगों के लिए एक्सपेंसेस हो तो रिबेट अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन को इंग्लिश में प्रश्न बोलते, कोई प्रश्न। चलो अंतिम पॉइंट, इनके गांव में इसी इंग्लिश चलती है। अंतिम पॉइंट पढ़ो बेटा, पॉइंट नंबर 4, अगेन इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन।
कंप्लीट क्या बच्चों? सिचुएशन रीड करा? चलो ध्यान से सुनना। के कत्रक एक्सेप्टेंस, तो बताओ जी के कत्रक के लिए क्या था? टू तो देखो के कत्रक के लिए बिल्स पेबल है, हमारे बिल्स पेबल है, हम इसको क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज मतलब पेमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये पटेल शब्द गलत टाइप हुआ है बेटा, ये टाइपिंग एरर है बेटा। हाँ ये पटेल बीच में गलत आए, हटा दो बेटा पटेल, बराबर। पटेल शब्द गलत टाइप हुआ है। चलो अब सुनो, कतरक अपने बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है। चलो जी बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा हूं तो बिल्स पेबल अकाउंट को तो मेरे को करना पड़ेगा डेबिट, ये तो तय है। अगर कैश में कर रहा हूं तो टू कैश, बैंक से कर रहा हूं तो टू बैंक, व्हाटएवर किसी भी मोड से मैं पेमेंट कर रहा हूं तो उस अकाउंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। पक्का बच्चों? अब सुनो, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक, मतलब इनके पास मोदी की एक्सेप्टेंस बड़ी है, इनके पास मोदी की एक्सेप्टेंस है, मतलब मोदी का क्या है? इनके पास बीआर, मोदी के लिए क्या है? बिल्स पेबल। अब सिचुएशन ये कि मेरे को एक बिल्स पेबल का पेमेंट करना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी सिमिलर अमाउंट का बीआर पड़ा है, और सिमिलर अमाउंट का बीआर पड़ा है तो मैं क्या काम कर सकता हूं? उस बीआर को सामने वाले को ट्रांसफर कर सकता हूं। बताओ जी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल को डेबिट करने से बिल्स पेबल कैंसिल हो गया, और बीआर हम लोगों के लिए एसेट था वो चला गया, तो बीआर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा ये तो कोइंसिडेंटली दोनों का अमाउंट सिमिलर था, कल से ऐसा होता कि सब ये 5,000 का होता और ये 4,980 का होता, मे बी पॉसिबल, और फाइनल सेटलमेंट शब्द लिखा होता तो डिफरेंस को हम डिस्काउंट मान लेते। डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता था, क्रेडिट भी हो सकता था, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती थी। ऐसे केस में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव व्हाटएवर कुछ भी हम बोल सकते हैं, सिचुएशन देख के, कुछ भी मतलब सिचुएशन देख के। डिस्काउंट डेबिट में आए तो एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आए तो इनकम है। चलो बताओ बेटा, क्या 6 कॉम्बिनेशन से बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बच्चों, चलिए बेटा ये 6 कॉम्बिनेशन के बाद अब हम लोगों को जो नेक्स्ट इसके अंदर सिचुएशन डिस्कस करनी है वो सिचुएशन आती है म्यूचुअल एक्मोडेशन, एक्मोडेशन बिल। और एक्मोडेशन बिल यहां पर कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पे बिल लिखा और दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए पर्पज से लिखा हुआ है, तो इसका नाम देते बेटा म्यूचुअल एक्मोडेशन। और म्यूचुअल एक्मोडेशन का कंसेप्ट देख के बहुत से बच्चे डर जाते हैं, ये मान लेते हैं कि फिर चलो अब अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट में मिलेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, म्यूचुअल एक्मोडेशन की सिस्टमेटिक सीक्वेंस मैं आपके सामने रखूंगा और सिस्टमेटिक सीक्वेंस के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे केस में हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन होगा। म्यूचुअल एक्मोडेशन का मतलब क्या निकलता बेटा? एक दूसरे की मदद के लिए भी लिखे गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे सिंपल सा, कल मैं इसको डिटेल में समझूंगा आप लोगों को, जैसे एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेके चलें, ये मिस्टर, हाँ नाम बोलो बेटा, याद है आपका नाम? यश, आपका नाम कृष्णा, यश कृष्णा, ये दोनों व्यापारी हैं, अच्छे मोटे व्यापारी हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मान लो यश को भी 50,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। यश तेजी से दौड़ते हुए कृष्णा भाई के पास पहुंचे, कृष्णा भाई से 50,000 रुपए 3 महीने के लिए उधार मांगे। कृष्णा भाई की भी वही हालत है जो यश की हालत है, मार्केट मंदी का, इनके पास भी पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में कृष्णा इनकी मदद तो करना चाहते हैं, तो कृष्णा ये उसको बोल सकते हैं कि आप एक काम करो जी, एक बिल ड्रॉ करो। कितने का बिल ड्रॉ करो? 50,000 का बिल ड्रॉ कर दो। उस पर कृष्णा एक्सेप्टेंस से दे देंगे, तो कृष्णा के लिए बन जाएगा बिल्स पेबल, यश के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। यश इस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंटिंग करा लेंगे,
वॉट एवर बैंक जो छोटा मोटा डिस्काउंट कटेगा उतना तो चलो हम खर्चा मान लेते हैं, लेकिन अब इनके हाथ में भी आ रहे, और बैंक इस बिल का पेमेंट लेने के लिए ड्यू डेट पर जब कृष्णा के पास पहुंचे, तब तक यश की जिम्मेदारी बनती है वो पैसा किसके पास पहुंचा दे, कृष्णा के पास। तभी काम बहुत ईमानदारी से किया जाता है। इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है बेटा म्यूचुअल एकोमोडेशन, और म्यूचुअल एकोमोडेशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने रखूंगा। यहां तो जस्ट मैंने एक छोटी सी हिंट दी। चलिए बेटा आज के सेशन को हम एंड करते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।